गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे एवं पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज जो टेस्ट हुआ था उसका डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। लुसेंट सिलेक्शन बैच 2026 जो होमवर्क सीरीज था आपका पेज 1 से पेज 5 तक का, लुसेंट का पेज 1 से पेज 5 तक का हिस्ट्री से ही स्टार्ट किए थे, यानी कि लुसेंट का पेज 1 से ही स्टार्ट किए थे। और जो आपका होमवर्क है टेलीग्राम ग्रुप में ही 2 दिन पहले ही आपको दे दिए थे। तो जो भी लोग नए जुड़े होंगे, जिनको अभी जानकारी मिला होगा, तो आप लोग आज से कंटिन्यू बने रहिएगा। प्रत्येक दिन आपको जो है होमवर्क आपका टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। अगर होमवर्क नहीं भी मिला तो आप लोग याद रखिएगा कि प्रत्येक दिन हम ये मैसेज कर दिया करेंगे टेलीग्राम ग्रुप में कि आज पेज इतना से इतना तक आपको याद करके आना है, यानी कि देख करके आना है। प्रत्येक दिन लुसेंट का 5 पेज, ठीक है, प्रत्येक दिन लुसेंट से 5 पेज आपका रहेगा होमवर्क, और अगले दिन उसका जो है आपका टेस्ट रहेगा शाम में 8 बजे से। और टेस्ट पीडीएफ आपको जो है 7 बजे मिल जाएगा। तो आपको जो है 20 से 30 मिनट में आपको बना के रेडी रहना है। उसका डिस्कशन उसके बाद जो है आपको 8 बजे से मिल जाएगा। तो आइए टाइम को थोड़ा-सा कोशिश करते हैं कि आधा घंटा में आपको डिस्कशन करवा दें, ठीक है? तो टेस्ट 1 से जो है आज हम लोग अभी 50 क्वेश्चन ही करके देखेंगे, ठीक है? धीरे-धीरे जैसे ही सभी लोग जुड़ते रहेंगे अच्छे से, तो उसके बाद जो हम लोग 100 क्वेश्चन करेंगे। लेकिन अभी जो है आपको 50 टेस्ट ही रहेगा, 5 पेज से 50 क्वेश्चन का, और बहुत ही अच्छा-अच्छा क्वेश्चन रहेगा, प्रीवियस ईयर से लिया गया क्वेश्चन रहेगा। जितना होमवर्क था सेम उसी से रहेगा, ठीक है? जो लोग लुसेंट को अच्छे से पढ़े होंगे, होमवर्क को अच्छे से पढ़े होंगे, उनका जो है लगभग 35 प्लस सही होना चाहिए, ठीक है? आप लोग एक बार कमेंट करके भी बताइएगा कि किनका कितना-कितना सही हुआ है, ज़रूर करिएगा। अगले दिन हम बताएँगे, आप लोग कमेंट कीजिएगा, उस हिसाब से हम अगले दिन बताएँगे कि किनका 1 नंबर में आया, 2 नंबर में आया। तो आप लोग थोड़ा-सा जो है चोरी मत कीजिएगा, ये नहीं कि इतना बनाए और आप 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आंसर ज़्यादा बता दिए कि मेरा इतना सही था, ठीक है? आप लोग ईमानदारी पूर्वक बताइएगा। तो आइए हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन था, भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इन 3 भागों में विभाजित करने का श्रेय किस जर्मन इतिहासकार को दिया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? सॉरी, बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी होगा। इसमें थोड़ा-सा दूसरा तरीका से आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है आप ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर जो जो है स्मॉल में लिखा हुआ है, ए हो गया, ए, बी, सी, डी। तो इस हिसाब से तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, ठीक है? और आप क्वेश्चन में अगर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी दिखाई देगा। तो आप यहाँ पे ये थोड़ा-सा मिला लीजिएगा कि क्वेश्चन वाला ये जो और जो इसमें कैपिटल में जो लिखा हुआ है ये आपका क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा, और हम जो डिस्कशन करवा रहे हैं इसमें जो है एबीसीडी के अनुसार ऑप्शन की बात करेंगे तो ये स्मॉल वाला है। तो लेकिन क्वेश्चन से आप लोग अगर मिलाइएगा तो क्वेश्चन से जो इसमें आपका जो दिया हुआ है इसमें कैपिटल में, यानी कि बड़ा लेटर में ABCD, ये आपको क्वेश्चन में मिलेगा। तो उस हिसाब से आप लोग ऑप्शन मिलाते जाइएगा। भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इन 3 भागों में विभाजित करने का श्रेय किस जर्मन इतिहासकार को दिया जाता है? तो क्रिस्टोफ सेलारियस को दिया जाता है। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका 2 नंबर में, वामन अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा वेद है? तो कौन सा वेद है? तो ऋग्वेद है। हम ऑप्शन बोलते जाते हैं, आप लोग मिलाते जाइएगा। ऋग्वेद है, ठीक है? और एबीसीडी करके अगर बोलते हैं तो आप लोग थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो जाइएगा, क्योंकि पीडीएफ में जो है एबीसीडी दूसरा करके दिया हुआ है, इसमें जो है ऑप्शन इधर-उधर दिया हुआ है, ठीक है? तो हम सिर्फ़ जो है उसका उत्तर होगा, उत्तर बताते जाएँगे। तो 2 का उत्तर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। विश्वामित्र द्वारा रचित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? तो विश्वामित्र द्वारा रचित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है, तीसरे मंडल में मिलता है, ठीक है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ऋग्देव के ऋग्वेद के किस मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है? बहुत ही अच्छा-अच्छा क्वेश्चन है। जो लोग अच्छे से लुसेंट पढ़े होंगे उनका जो है लगभग 35 प्लस सही होगा, ठीक है? तो ऋग्वेद के किस मंडल को हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है? तो 8वां मंडल को कहा जाता है, 8वां मंडल को कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है, चातुर्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित कौन सा सूक्त है?
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा-सा इसमें घुमा के दिया गया है। जो भी लोग अच्छे से पढ़ेंगे उनको पता होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुरुष सूक्त। क्या होगा? पुरुष सूक्त हो जाएगा। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन-सा वेद गद्य और पद्य दोनों शैलियों में लिखा गया है? यानी कि कौन-सा वेद जो है आपका गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यजुर्वेद, 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 ठीक है? यजुर्वेद, ठीक है? यजुर्वेद। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? तो भारतीय संगीत का जनक आपका किस वेद को माना जाता है? तो जो भी लोग अच्छे से पढ़ेंगे उनको याद होगा, सामवेद को माना जाता है। किसको माना जाता है? तो सामवेद को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? हम ऑप्शन, आप लोग ऑप्शन के अनुसार मत मिलाइएगा। हम ऑप्शन जो है, ऑप्शन का जो आंसर होगा हम वो बता दे रहे हैं। क्या है कि पीडीएफ में जो है आगे पीछे आपका दिया हुआ था, और इसमें आपका आगे पीछे दिया गया है, ठीक है? तो भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? तो सामवेद को माना जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? तो किस वेद में कहा गया है? तो अथर्ववेद, अथर्ववेद ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, और आपका पीडीएफ का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो हम सिर्फ आंसर बोल रहे हैं, अथर्ववेद आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, किस ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी बताया गया है? किस ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी बताया गया है? किसमें बताया गया है? तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। किसमें? तो शतपथ ब्राह्मण सबसे लास्ट, और पीडीएफ का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है? पीडीएफ का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और जो हम अभी मिला रहे हैं इसके अनुसार ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है? तो याद रखिएगा शतपथ ब्राह्मण। अगला है आपका 10 नंबर, किस ग्रंथ में स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति का वर्णन है, जिसमें उसे जुआ और श्राप के समान पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है? तो मैत्रायणी संहिता, मैत्रायणी संहिता हो जाएगा, पीडीएफ का ऑप्शन नंबर सी। अगला है आपका, चारों आश्रम यानी कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का एक उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? तो किस उपनिषद में मिलता है? तो जाबालोपनिषद में मिलता है, जाबालो उपनिषद में मिलता है। आइए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए 12 नंबर की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। वेदों को भली भांति समझने के लिए रचे गए वेदांगों में निरुक्त का क्या अर्थ है? निरुक्त का क्या अर्थ है? तो शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र, शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र। आप लोग पीडीएफ निकाल के रखिएगा तो थोड़ा सा आपके लिए फायदेमंद रहेगा कभी रिवीजन करने के लिए। वैसे भी आप जो है बना सकते हैं, ठीक है? पीडीएफ से आप मोबाइल से ही बना सकते हैं, लेकिन अगर प्रिंट आप लोग निकलवा लेते हैं तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। एक पेज का तो आपका रहेगा ही, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। पुराणों के रचयिता किन्हें माना जाता है? पुराणों के रचयिता किन्हें माना जाता है? तो लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्र सर्वा को माना जाता है, ठीक है? अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है? तो मत्स्य पुराण। कौन सा? तो मत्स्य पुराण हो जाएगा आपका सही उत्तर। अगला है आपका, गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करने वाला स्मृति ग्रंथ कौन सा है? तो आपका हो जाएगा नारद स्मृति। क्या हो जाएगा? नारद स्मृति हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैन साहित्य को समग्र रूप में क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को समग्र रूप में क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है, आगम कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से ज्ञात होता है, जिसके रचयिता भद्रबाहु हैं? तो जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से ज्ञात होता है, जिसके रचयिता भद्रबाहु हैं? तो कल्पसूत्र हो जाएगा आपका सही उत्तर। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, कथा वस्तु नामक ग्रंथ जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र उनके कथा कथानकों के साथ वर्णित है, किस बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है? तो यह हीनयान से संबंधित है, हीनयान से संबंधित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 19 आपका, संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? तो अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? पाणिनि थे, ऑप्शन नंबर सी। अगला है 20 नंबर, पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित कौन थे, जिनके ग्रंथ महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है? तो कौन थे जिनके जो है ग्रंथ महाभाष्य के शुंगों के इतिहास का पता चलता है? तो पतंजलि, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन है आपका, कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी जिसमें कश्मीर का इतिहास वर्णित है में कुल कितने सर्ग हैं जिन्हें तरंग कहा गया है?
तो 8 कितने सर्ग हैं? तो 8 जिन्हें तरंग कहा गया है, ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत यानी कि चचनामा, जिसे फतहनामा सिंध भी कहा जाता है, मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? ये अरबी में लिखा गया था। किस भाषा में लिखा गया था? अरबी में लिखा गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा फास्ट में ही कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 20 से 25 मिनट में 50 क्वेश्चन कर रहे हैं। आप लोग तो टेस्ट में बना ही लिए होंगे, इसको थोड़ा सा फास्ट में ही करते हैं हम लोग, ठीक है। 23 नंबर में है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो इतिहास का पिता आपको हेरोडोटस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आप लोग बोलिएगा डिस्कशन करने के लिए तो डिस्कशन भी करवा देंगे, लेकिन इसका डिस्कशन क्या करवाएंगे? आप लोग खुद थ्योरी पढ़ ही लिए हैं और उसी से ये टोटल क्वेश्चन ही है। तो जो थ्योरी अच्छे से पढ़े होंगे, होमवर्क अच्छे से पढ़े होंगे, उनका तो काफी अच्छा नंबर आ रहा होगा, ठीक है। एक बार मिला लीजिए आप लोग। आपका जो है प्रत्येक दिन 20 से 25 मिनट में आपको जो है 50 क्वेश्चन आपको करवा देंगे, ठीक है। 24 नंबर में क्वेश्चन है आपका, सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आने वाले मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंडिका लिखी थी, इंडिका। कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंडिका लिखी थी, ठीक है। आप लोग एबीसीडी करके मत मिलाइएगा, जो हम बोल रहे हैं उसका आंसर करके मिलाइएगा, पीडीएफ से अगर मिलाइएगा तब, क्योंकि पीडीएफ का जो है नंबरिंग आपका ऑप्शन एबीसीडी, और इसमें जो हम अभी बता रहे हैं इसका एबीसीडी वाला नंबरिंग अलग अलग है। इसीलिए आप लोग जो एबीसीडी में आंसर हम बोल रहे हैं, आंसर से मिलाइएगा, ठीक है। तो 25 नंबर क्वेश्चन है आपका, चीनी यात्री फहियन किस गुप्त नरेश के दरबार में भारत आया था? तो चीनी यात्री फहियन किस गुप्त नरेश के दरबार में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत आया था। अगला है, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आने वाले चीनी यात्री हुएंत्सांग के भ्रमण वृत्तांत को क्या कहा जाता है? 26 नंबर का क्वेश्चन आप लोग मिला लीजिए एक बार। हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आने वाला चीनी यात्री हुएंत्सांग के भ्रमण वृत्तांत को क्या कहा जाता है? तो सीयूकी कहा जाता है, सीयूकी। थोड़ा सा बाहर से आवाज जा रहा होगा, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, ठीक है। अभी वोट का टाइम है तो हमेशा प्रचार प्रचार वाला गाड़ी आते रहता है, ठीक है। तो 26 का आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। उसको हम सुधार करेंगे, कहाँ पे क्या दिक्कत आ रहा है, अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा उसको जरूर हम लोग सुधार करेंगे, ठीक है। चलिए 27 नंबर की ओर आप लोग कमेंट आइए बताइएगा, किस अरबी लेखक की कीर्ति किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद को 11वीं सदी के भारत का दर्पण कहा जाता है? 27 नंबर का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सॉरी, एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं। किस अरबी लेखक की कीर्ति किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद को 11वीं सदी के भारत का दर्पण कहा जाता है? तो अल बरूनी, अल बरूनी, अल बरूनी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 28 में, इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया यात्रा वृत्तांत रहला किस शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीपों के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन की जानकारी देता है? तो 14वीं शताब्दी में। किस शताब्दी? 14वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर सी। अगला है 29 नंबर, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह, फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, कनिंघम को कहा जाता है, ठीक है। आपका पीडीएफ का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पीडीएफ में जो दिया गया होगा उसका ऑप्शन नंबर सी होगा, और ये जो अभी हम बता रहे हैं इसके अनुसार ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30 नंबर, 1400 ईस्वी पूर्व का बोगाज कोई अभिलेख यानी कि एशिया माइनर क्यों महत्वपूर्ण है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। जो भी लोग नए जुड़े हैं आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। जो भी लोग नए जुड़े हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। 30 नंबर का है, 1400 ईस्वी पूर्व का बोगाज कोई अभिलेख यानी कि एशिया माइनर क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसमें वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नक्षत्र का उल्लेख मिलता है, ठीक है। आपका हो जाएगा, इसमें वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नक्षत्र का उल्लेख मिलता है, इसीलिए महत्वपूर्ण है। अगला है 31 नंबर आपका, 31 नंबर क्वेश्चन है, किस शासक के भीतरी स्तंभ लेख से भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है? तो स्कंद गुप्त। सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्कंद गुप्त। आइए अगला है, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य अभिलेख जो है आपका एरन अभिलेख से प्राप्त होता है, एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। अगला है, रेशम बुनकरों की श्रेणियों की जानकारी निम्नलिखित में से किस अभिलेख से मिलती है?
रेशम बुनकरों की श्रेणियों की जानकारी निम्नलिखित में से किस अभिलेख से मिलती है? तो मंदसौर अभिलेख से मिलती है। मंदसौर अभिलेख से मिलती है। ऑप्शन नंबर बी। ज़्यादा अगर फास्ट हो रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो कल से जो है इसको थोड़ा-सा हम लोग स्लो कर देंगे, ठीक है? वैसे तो मेरे अनुसार ठीक ही है, ज़्यादा फास्ट नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को लगे कि थोड़ा-सा ज़्यादा फास्ट में मिला रहे हैं, आंसर दे रहे हैं, तो थोड़ा-सा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगले दिन से इसको सुधार किया जाएगा, ठीक है? 34 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है, जिन्हें साहित्य में क्या नाम दिया गया है? तो साहित्य में क्या नाम दिया गया है आहत सिक्कों को? तो कारसापन कहा गया है, कारसापन कहा गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किन शासकों ने किया था? तो सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का जो कार्य है कौन सा शासक ने किया था? तो यवन शासक ने किया था, यवन शासक ने किया था, ठीक है, यवन शासक ने किया था। आइए 36 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। किस रोमन पुरास्थल से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं? किस रोमन पुरास्थल से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो इसमें थोड़ा-सा जो है ऑप्शन थोड़ा-सा, चलिए 36 नंबर को थोड़ा-सा स्टार लगा के रख लीजिए, कल इसका बता देंगे, ठीक है? इसका थोड़ा-सा जो है इधर-उधर हो गया था ऑप्शन लिखने में, तो 36 नंबर को थोड़ा-सा अभी स्टार लगा के रख लीजिए, कल इसका हम बता देंगे, ठीक है? चलिए 37 नंबर की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद भी उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके उसे क्या कहते हैं? जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद भी उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके उसे क्या कहते हैं? तो आद ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल, ठीक है, जिसे पढ़ा नहीं जाता है, आद ऐतिहासिक काल, ठीक है। चलिए बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। आइए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो आग का आविष्कार जो है आपका पूरा पाषाण काल में हुआ था, पूरा पाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट है आपका 39 नंबर, मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में विकसित हुई? मनुष्य में जो है आपका अस्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में विकसित हुई? तो आपका ये नवपाषाण काल में विकसित हुई थी। किस काल में? नवपाषाण काल में, ठीक है, नवपाषाण काल में विकसित हुई थी। आइए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन नहीं, इस पे तो अच्छा 40 नंबर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 लिखा गया है, तो पीडीएफ से आप लोग मिला लीजिएगा। पीडीएफ में आपका 40 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त किया गया अनाज कौन सा था? इसमें जो है 40 नंबर छूट गया है, तो मिला लीजिएगा आप लोग। 40 नंबर क्वेश्चन पीडीएफ में है आपका, मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त किया गया अनाज कौन सा था? तो चावल था। क्या था? चावल था। ये 41 नंबर क्वेश्चन है आपका, ये आपका नीचे वाला नंबर आपका क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 41 नंबर क्वेश्चन पे आइए, कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो कृषि का आविष्कार जो है आपका नवपाषाण काल में हुआ था। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज का श्रेय जो है आपका रॉबर्ट ब्रूस फुट को दिया जाता है, रॉबर्ट ब्रूस फुट को दिया जाता है। अगला है आपका 43 नंबर क्वेश्चन, भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण किस घाटी से मिला है? तो आपका ये नर्मदा घाटी से मिला है, ठीक है। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण किस घाटी से मिला है? तो आपका ये नर्मदा घाटी से मिला है, ठीक है। अगला है आपका 44 नंबर क्वेश्चन, इनाम गांव जो ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी का संबंध किस संस्कृति से है? तो इनाम गांव जो ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी, इसका संबंध जो है आपका ज्वर संस्कृति से थी, ज्वर संस्कृति से थी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सिंधु सभ्यता की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो दयाराम साहनी को दिया जाता है, दयाराम साहनी को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, रेडियो C14 जैसी यानी कि रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या मानी जाती है? तो 2400 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व आपका मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल भारत के किस राज्य में खोजे गए हैं? तो सबसे अधिक आपका गुजरात में खोजे गए हैं, ठीक है।
अगला है 48 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह कौन से थे? तो सिंधु घाटी में कौन कौन से बंदरगाह थे सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर? तो लोथल एवं सुतकोटदा, लोथल एवं सुतकोटदा, ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर 49 की ओर हम लोग आते हैं। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य किस सिंधु कालीन स्थल से प्राप्त हुआ है? तो जोते हुए खेत कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो कालीबंगा से प्राप्त हुआ था। अगर आपका एक याद है तो आपका ये उत्तर सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता यानी कि पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, जिनके चारों ओर कौन से पशु विराजमान है? तो हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंसा। हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंसा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो कैसा लगा टेस्ट का डिस्कशन आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। और हाँ, अगर ये आपका सीरीज अच्छा लग रहा है तो आप लोग जरूर बताइएगा। अगर खराब लग रहा है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा कि अच्छा नहीं है, हम इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, अगर अच्छा नहीं लगेगा आप लोगों को ये होमवर्क सीरीज तो काहे ले चलाएंगे। इसीलिए आप लोग जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग जरूर बताइएगा, तो इसको कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, इसको कंटिन्यू रखेंगे। नहीं, अगर आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है तो वो भी कमेंट करके आप लोग बताइएगा। और एसपीडी वाला जो होमवर्क है वो आपको थोड़ा-सा 1-2 दिन आप लोग वेट कर लीजिए, लेकिन अभी कंटिन्यू आपका लुसेंट वाला पर डे चलेगा। और होमवर्क, कल का होमवर्क आपका रहेगा पेज नंबर 6 से 10 तक, पेज नंबर 6 से 10 तक, जिसका टेस्ट नंबर 2 होगा। तो ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, चाहे आपका रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें जीके जीएस पूछा जाता है, एसएससी का आपका कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें जीके जीएस पूछा जाता है, बिहार दरोगा तो के लिए इम्पोर्टेंट है ही। बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार एईडीओ, बिहार एसएससी में जितने भी आए हुए सबके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका रहने वाला है। खास करके जिसमें जीके जीएस पूछा जाता है, सबको पता है कि लुसेंट आपका कितना फ़ायदेमंद रहने वाला है। ठीक है? अगर आप लोगों को अच्छा लगा है, कमेंट करके बताइएगा। ये बैच आपका कंटिन्यू रखेंगे होमवर्क सीरीज। और पीडीएफ के लिए जितने भी लोग अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप लोग पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप रेलवे स्टडी अड्डा को आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपका जो है इसका पीडीएफ मिल जाएगा। टेस्ट का पीडीएफ भी मिल जाएगा 7 बजे, और डिस्कशन जो है आपका वीडियो मिल जाएगा 8 बजे से। डिस्कशन अगर लाइव नहीं होगा तो आपको ऐसे ही प्रत्येक दिन आपका प्रीमियर वीडियो मिल जाया करेगा। तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।